तो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? पहली बात समझिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या? बहुत आसान है। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको समझना है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझनी है सर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप समझने हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी खुद कितने टाइप में होती है वो समझना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना किसी के खिलाफ पैदा की जाती है, किसी के मतलब डिजीज के खिलाफ पैदा की जाती है। वो डिजीज किसी पैथोजन से होती है, किसी मतलब विल बी द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पैथोजन स्पेशली विच विल बी एबल टू अटैक on the surface of our body and in the internal section of our body. It can be basically ट्रांजेक्शन मैथड कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांजेक्ट करने के लिए अलग मैथड हो सकते हैं। मैंने कहा था कि फुल ऑफ योर बॉडी कैन बी, वो कुछ भी, कोई 9 हुल हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज के काउंटिंग में भी हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में भी हो सकता है। या कंटामिनेटेड फूड या नॉन कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड एयर से भी हो सकता है, सेक्सुअली मैथड से भी हो सकता है। तो एसटीडी जिसे कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, काउंटिंग तरीके से भी हो सकता है। होने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे भी इनके खिलाफ पैदा हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में मैं कहूं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए पहले आप दो चीज पढ़ें, जिसका नाम है एंटीजन और एक का नाम है एंटीबॉडी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है पहले थोड़ा सा समझ ले। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होगा कि जो अ, ऐसे समझें, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बढ़िया सी लैंग्वेज दे दूं, ठीक है, बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जी, ठीक है, मैं लिखता हूं डायरेक्ट। क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होगा कि डिफेंस, एक तरीका का क्या है, डिफेंस है। और मैं इसको अटैक मोड भी लिखूंगा, है ना। वैसे हमारी बॉडी अटैक मोड पर कम चलती है, डिफेंस पे ज्यादा चलती है। डिफेंस डिफेंस में अटैक हो जाता है, उसका डिफेंस इतना खतरनाक है हमारी बॉडी का कि वो ये अटैक मोड होता है। डिफेंस और अटैक अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? पैथोजन, अगेंस्ट पैथोजन। और आफ्टर, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो हमारी बॉडी डिफेंस कर रही है अगेंस्ट पैथोजन आफ्टर बर्थ, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो लीग होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक हो सकता है एंटीजन, एक हो सकता है एंटीजन, और एक हमारे पास हो सकता है एंटीबॉडी। एक हो सकता है एंटीजन और एक हो सकता है एंटीबॉडी। आपकी बुक में ना कुछ ऐसा सा शेप बना होगा, देखिए गौर कीजिएगा, ऐसा शेप बना होगा, उसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। एंटीजन की शेप नहीं है, लेकिन मैं बना के दूंगा, ठीक है। तो समझिए है क्या। देखिए, मैं यहां लेके चलूंगा सबसे पहले एंटीजन। क्या लेके चलूंगा? एंटीजन। देखिए, फर्स्ट पे आ जाए। नाउ व्हाट इज एंटीजन? व्हाट इज एंटीजन? तो आपकी बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से कर सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी से। आप दिमाग में सेट कर लीजिए तरीके से करेगी। एंटीजन क्या है? नाउ व्हाट इज द एंटीजन? देखिए, एंटीजन क्या है, एक मैं आपको डायग्राम देता हूं, उस डायग्राम के हिसाब से आप तुरंत समझ जाओगे। देखिए, मैं आपसे कहूं एक इस तरीके से एक डायग्राम हो गया, ठीक, और इसको मैंने कहा एंटीजन कह दिया, मैंने इसको मैं कह दिया एंटीजन कह दिया, ठीक। दुनिया में जितने भी एंटीजन होते हैं वो पैथोजन ही होते हैं, जितने, सॉरी, प्रोटीनिशियस होते, पैथोजन 3 होते हैं। पैथोजन भी अपने अंदर से जो प्रोटीन निकालता है वो एंटीजन फॉर्म होता है, ये पैथोजन कहा मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं इसको एंटीजन कहूँ, तो इस एंटीजन के सरफेस पर, इस एंटीजन के सरफेस पर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। कहीं जा रहे हो क्या? एक, दो, तीन, कुछ भी आप कैसे भी बना सकते हैं, ये नहीं कि मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे ही बना, चार ऐसे बना सकते, ठीक है। ठीक, तो ऐसे समझे आप, बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत बढ़िया है, तरीके से समझ रहे हैं। एंटीजन समझिए, एंटीजन क्या है पहली बात, सिंगल, सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन, सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन
ऑन सरफेस ऑफ, ऑन सरफेस ऑफ ऐसे लिखिएगा, ऑन सरफेस ऑफ, ऑन सरफेस ऑफ। भाई ये दिख रहा है कलर क्या, एक बार देखिएगा, ये कलर दिख रहा है दूर से, दिखेगा बोर्ड पे, है ना, दिख जाएगा, पक्की बात, करना हो बस, है ना। हाँ ऐसा भी है, थोड़ा ब्लर दिख भी रहा है ना, अच्छा ऐसा भी है। तो ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन, सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन क्या क्या करता है, ऑन द सरफेस ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन। और हर एंटीजन अपने आप में क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, ठीक। सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन on the surface of single type of antigen, many protein will be attached, ठीक है, हाँ ठीक है, many antigen will be attached, तो उसे हम एंटीजन कहेंगे, लेकिन शर्त है, बट क्या, कि मॉलिक्यूलर वेट should be equal of, molecular weight equal of 10,000, है ना, molecular weight should be equal of 10,000, है ना, और should be greater, है ना, greater of 10,000, 10,000 डाल्टन के मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, या तो बराबर हो या ज्यादा हो, तभी उसे आप एंटीजन कहेंगे, ऐसा प्रोटीन। तो ऑन द सरफेस ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन विच इज कॉल्ड द प्रोटीन, है ना, एनी प्रोटीन ऑन मैनी प्रोटीन विल बी अटैच्ड सरफेस पर, इस सरफेस पर मान लीजिए प्रोटीन नंबर 1 अटैच्ड है, प्रोटीन नंबर 2 अटैच्ड है, मान लीजिए प्रोटीन नंबर 3 अटैच्ड है, प्रोटीन नंबर 4 अटैच्ड है। तो अलग अलग तरीके के प्रोटीन जो है वो एंटीजन प्रोटीन के चारों तरफ में सरफेस पर अटैच्ड है। अब इस एंटीजन को मैं तभी एंटीजन कहूंगा जब इसका मॉलिक्यूलर वेट या तो 10,000 पर हो या 10,000 से ज्यादा हो, है ना, ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इसे एंटीजन कहेंगे, ठीक। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलते हैं, एंटीजन होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहले आपके पास एंटीजन आता है, क्लियर हो गया, हाँ सर ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँ ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू द एंटीबॉडी सेक्शन, एंटीजन समझ में आ गया, क्या बोलते हैं एंटीजन। तो इसमें देख लो एक बार, समझ में आ रही, बहुत आसान है, एक बार बस दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिए, है ना आसान, आसान है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पर आइए, एंटीजन समझ में आ गया, इजी। अब दूसरा हमारे पास आएगा एंटीबॉडी। अब सेकंड इज एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन के भी काउंटर्स होते हैं, मतलब एंटीजन के भी काउंटर्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए ये जो एंटीजन होगा ना, इस एंटीजन को अगर मैं वहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे डालकर देखूं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एंटीजन है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेन तरीका है। किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन जो भी अटैक करेगा वो प्रोटीन से करेगा, तो एंटीजन प्रोटीन दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, हाँ ठीक है। जो कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, या तो टचेबल नॉन टचेबल जैसे भी है, तो प्रोटीन ही छोड़ रहा है, उसको एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन वो होगा जो आपकी बॉडी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 तक हो या 10,000 से ज़्यादा हो, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते कि वो एंटीजन है, ठीक। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अगर एंटीजन को ऐड ऑन करोगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर एंटीजन के अंदर ऐड करोगे, तो एनसीईआरटी आपकी बताती है कि उसके भी अलग अलग तरीके के फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन फीचर से पहले उसके क्या हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन फीचर से पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एनकाउंटर और सेकंड एनकाउंटर का मतलब क्या है, ठीक है। अभी चलिए आप एंटीजन को और लंबा खींचने की कोशिश करें, मतलब ये कोर्स में ही है, ठीक। मैं उसको कहीं और समझाना चाह रहा था, पर मैं यही समझाऊंगा। देखिए, जो आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसके अंदर अगर आप फर्स्ट मेथड लेंगे जिसको आप एंटीजन कह रहे हैं, तो आप एंटीजन कह रहे हैं, तो आप देखिए एंटीजन का भी अपना खुद का टाइप ऑफ फंक्शन होता है उसका,
टाइप ऑफ फंक्शन होता है इसका। क्या होता है? टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसके टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होगा? देखिए टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा, जैसे मान लीजिए तो फर्स्ट, अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन अटैक, अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन अटैक करता है तो उस समय फर्स्ट एनकाउंटर आप करेंगे। फर्स्ट एनकाउंटर मतलब कि जो पैथोजन का अटैक है वही उसका एनकाउंटर है। तो आप दोनों में से एक बात लिख सकते हैं कि फर्स्ट एनकाउंटर बाय द पैथोजन और फर्स्ट टाइम पैथोजन अटैक, दोनों का मतलब है कि तो फर्स्ट एनकाउंटर दोनों में से कोई ले सकते हैं। फर्स्ट एनकाउंटर बाय पैथोजन, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं आप, क्रिएट्स क्या? अगेंस्ट बॉडी लिखेंगे। बॉडी क्या करती है? बॉडी क्रिएट्स अगेंस्ट का अगेंस्ट प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपकी बॉडी पहली बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्रिएट करेगी, ठीक है। तो प्राइमरी, इसे बोलेंगे प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर बोल देंगे आप प्राइमरी इम्यूनिटी कह सकते हैं, ठीक है, या फर्स्ट डिफेंस कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के मेथड से बोल सकते हैं। और जैसे मैं बोलूँ आप वैसे ही बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड, अगर सेम कर दें और मैं लिख दूँ कि सेकंड एनकाउंटर, आप दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं ना। मैंने कहा कि मैं फर्स्ट सेकंड में लिख रहा हूँ, सेकंड एनकाउंटर बाय पैथोजन। तो पैथोजन अगर दोबारा एनकाउंटर कर रहा है, बॉडी क्रिएट करती है, बॉडी क्रिएट्स अगेंस्ट, है ना, इसके अगेंस्ट करती है। अगेंस्ट क्या? सेकेंडरी इम्यूनिटी। इस सेकेंडरी इम्यूनिटी को आप एन एमनेस्टिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? एन एमनेस्टिक। क्या बोल सकते हैं? एन एमनेस्टिक इम्यूनिटी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। एन एमनास्टिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। अब इसके ना अपने खुद के फीचर्स होते हैं, ये अपने खुद के क्या होते हैं? फीचर्स हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीजन के रिस्पेक्ट में कुछ फीचर्स रखते हैं। क्या बोलूँगा मैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एंटीजन अकॉर्डिंग क्या है? फीचर्स। क्या फीचर्स हैं? जैसे आपकी बुक बताती है 3 से 4 तरीके के फीचर्स बताए गए हैं, जैसे डाइवर्सिटी, जैसे स्पेसिफिसिटी, जैसे आप कह सकते हैं मेमोरी, जैसे आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके का हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन तरीके का, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसको कॉल आ रहा है, ठीक है। क्या बोल देंगे? डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल देंगे? डिस्क्रिमिनेशन। पढ़ाते समय कॉल फिक्स है, बस आएगा जरूर, ठीक है। हमेशा गौर करते आ रहे हैं इस बात। डिस्क्रिमिनेशन भी 2 तरीके का हो सकता है। तो आप रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलेंगे आप, बोलेंगे सेल्फ, बोलेंगे नॉन सेल्फ। जो सेल्फ होगा वो नो रिस्पॉन्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं, और जो नॉन सेल्फ होगा उसका रिस्पॉन्स 2, ठीक है। एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ का रिस्पॉन्स होगा। तो मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स। अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा नॉन सेल्फ का, वो मैं भी क्लियर करूंगा बात को, पहले जगह देख कर लिख दूँ। तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स,
और एक होता है आपके पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब कोई बताए कि प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है। देखिए पूरी बात को समझिए। यहाँ हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो फैक्टर पढ़े, जिसका नाम था एक एंटीजन और एक का नाम था एंटीबॉडी। एक का नाम था एंटीजन, एक का नाम एंटीबॉडी। एंटीजन मुझे समझ में आ गया तभी मैं एंटीजन के बारे में बता सकता हूँ। पहले मुझे एंटीजन समझ में आना चाहिए। एंटीजन का मतलब होता है एक सिंगल टाइप का ऐसा प्रोटीन एंटीजन कहा जा सकता है, जिसके चारों तरफ में अलग अलग तरीके के मैनी, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनी प्रोटीन विल बी अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन और द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन। क्लियर। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से के बराबर या से बड़ा होना चाहिए, तब उसको भी एंटीजन कहोगे। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर मैं कहूँ, एंटीजन के टाइप होते हैं, दो तरीके से काम करता है। कैसा? एक होता है कि या तो कोई पैथोजन अटैक कर रहा है पहली बार कोई पैथोजन अटैक कर रहा है, या फिर पहली बार एनकाउंटर कर रहा है, हमारी बॉडी में एंट्री मार रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी पहली बार ही तो क्रिएट करेगी, तो इम्यूनिटी उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, तो उसे प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स कह देंगे। दूसरी बार अगर इनकाउंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो पैथोजन, तो क्रिएट करेगी हमारी बॉडी दोबारा सेकेंडरी इम्यूनिटी, हम सेकेंडरी इम्यूनिटी या फिर एमनास्टिक इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स कह देंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग एंटीजन के अकॉर्डिंग काम होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एंटीजन के अकॉर्डिंग फीचर क्या है? डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिसिटी है, मेमोरी है और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। मतलब कि सेल्फ इम्यूनिटी और नॉन सेल्फ इम्यूनिटी, आप ऐसे कह सकते हैं सेल्फ इम्यूनिटी और नॉन सेल्फ इम्यूनिटी। तो एक वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में खुद ही होती है, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड करने का जरूरत नहीं, किसी को बाहर से कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप ही रिस्पॉन्ड करना जानती है, इसलिए नो रिस्पॉन्स लिखा जाता है। और जो नॉन रिस्पॉन्ड इम्यूनिटी होती है, जो खुद नहीं करती, तो बाहर से कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे हमने एंटी पैथोजेनिक दिया था, तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पैथोजन को मार के तब हमारी हाइपोथैलेमस ने उसने टेम्परेचर डाउन किया था। यहाँ पर जो हमारे पास नॉन सेल्फ का रिस्पॉन्स, नॉन सेल्फ है, वो हमेशा रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि उसको दूसरे की मदद से भी काम करना पड़ेगा इम्यूनिटी को। तो जो नॉन सेल्फ इम्यूनिटी है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। रिस्पॉन्ड दो तरीके से होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्ड और सेकेंडरी रिस्पॉन्ड। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्ड का मतलब यही है, प्राइमरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यूनिटी या फिर रिस्पॉन्ड, तो ये दो तरीके का होता है। अब इसको बॉडी के साथ अटैच करके अगर देखा जाए तो किस रूप में, देखिए ये बात समझ में आ गया। आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या बात सही है एकदम, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के बॉडी के अंदर कैसे भी, या तो नॉस्ट्रिल से या मुंह से कैसे भी एंट्री कर जाएगा कुछ ना। देखो कैसे, मैंने कहा कि कोई पैथोजन है, मैंने कहा कोई पैथोजन है, कोई पैथोजन हो गया। अब ये पैथोजन, अब वही पढ़ रहे हैं आप, प्राइमरी रिस्पॉन्ड और सेकेंड रिस्पॉन्ड, या फर्स्ट इनकाउंटर सेकेंड इनकाउंटर, ये हम दोनों में से कुछ भी। ठीक, तो पैथोजन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, मैंने कहा कि कोई वायरस भी हो सकता है, मैंने कहा कि कोई माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और पैथोजन अपनी बॉडी से जब भी कुछ रिलीज करेगा तो प्रोटीन एंटीजन ही रिलीज करेगा। तो इस पैथोजन ने कुछ रिलीज करा, क्या रिलीज करा? इसने अपने अंदर से रिलीज करा कुछ बवाल, ये बवाल है, रिलीज करा है। ठीक, ने अपने अंदर से कुछ रिलीज करा, तो मैं लिख देता हूँ ये रिलीज हो रहा है। सर आगे भाई क्या ही नहीं, उससे ने क्या करा, अपने अंदर से रिलीज करा, रिलीजिंग, रिलीजिंग, रिलीज करा। ठीक है, रिलीजिंग हुआ। रिलीज क्या करा इसने यहाँ पर? एंटीजन। क्या करा? एंटीजन। और आपको पता है कि हर एंटीजन प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? तो ये आपके पास क्या हो गया? एंटीजन हो गया। एंटीजन को रिलीज करा। ठीक, अब इसकी बॉडी हो गई, इसकी बॉडी के अंदर कलर चेंज बना लो, ये ह्यूमन की बॉडी है। तो ये पर्टिकुलर एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री मार रहा है, मार रहा है, कर दी इसने एंटीजन, खतरनाक चीज है। एंट्री कराओ इसी के कलर की, ये एंट्री मार गया अंदर। ये क्या कर गया? अंदर एंट्री मार गया। कौन? एंटीजन। देखो मैं लिखता हूँ,
ये एंटीजन अंदर एंट्री मार रहा है बॉडी के, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर। हुआ कि नहीं? फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है। पहली बार एनकाउंटर करा किसने? पैथोजन ने, एंटीजन के रिस्पॉन्ड में। और एंटीजन क्या एक तरीके का प्रोटीन हो। जैसे इसने यहाँ बॉडी के अंदर एंट्री मारी तो इसे बोल देंगे अब हमारी बॉडी भी करेगी फर्स्ट रिस्पॉन्स। क्या करेगी? फर्स्ट रिस्पॉन्ड करेगी, फर्स्ट रिस्पॉन्स। आया कुछ समझ में? फर्स्ट रिस्पॉन्स। और फर्स्ट रिस्पॉन्स करने के लिए अभी आपको समझाया था कि फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है, फर्स्ट और सेकंड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप सेल्फ और नॉन सेल्फ में से नॉन सेल्फ में गए हैं, जिसमें रिस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो आपके पास क्या है? पैथोजन ने क्या करा? रिलीज करा अपने अंदर से एंटीजन प्रोटीन के रूप में, और आपकी बॉडी में इनकाउंटर करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना। तो ये एंटीजन आ गया, ठीक। ये तो दिख रहा होगा ना, एंटीजन आ गया। अब इस एंटीजन के साथ में आके जुड़ना पड़ता है किसी एक चीज़ को, किसी एक चीज़ को। इस एक चीज़ का नाम है एंटीबॉडी, इस एक चीज़ का नाम है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हो गया। क्या हो गया? एंटीबॉडी। अब ध्यान रखनी है आपको ये बात, ये एंटीबॉडी हो गया। दिस इज कॉल्ड द बीटा लिम्फोसाइट, दिस इज कॉल्ड द बीटा लिम्फोसाइट। ये बीटा लिम्फोसाइट हो गई। अब बीटा लिम्फोसाइट क्या एंटीबॉडी एक होती है एक तरीके की। इन दोनों के बीच में क्या हो गई? अटैचमेंट हो गई, ठीक है, हो गई अटैचमेंट। अब अटैचमेंट होने के बाद देखिए, बीटा लिम्फोसाइट के बीच में क्या होगी? अटैचमेंट। के बीच में क्या हो रही है? अटैचमेंट। आराम से बात को समझिए, दूरी नहीं चाहिए, अटैचमेंट होगी बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। दिस इज कॉल्ड द एंटीजन, एंटीजन, एंड दिस इज कॉल्ड द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एक एंटीजन एंटीबॉडी दोनों के बीच में अटैचमेंट हो गया, हाँ हो गया। अब क्या होगा? इस बीटा लिम्फोसाइट को कोई हेल्प करने के लिए आएगा, हेल्प बाय, किसके थ्रू हेल्प होती है? टीएच सेल क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, हेल्प्स ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट की हेल्प करने के लिए टीएच सेल आती है। तो टी अलग अलग तरीके की सेल्स होती है, जैसे कि टीएच, टीके, टीएस और टीएम। हेल्पर सप्रेसिव है ना, हेल्पर सप्रेसिव। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, सकते हैं इमरजेंसी। हेलो, हाँ बोलिए। क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? टी एच सेल ने क्या करा? हेल्प करा किसका? बीटा लिम्फोसाइट्स का। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये आकर जिससे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो चीज़ों पर आकर मिलते हैं। बीटा लिम्फोसाइट में दो चीज़ आके मिलेंगे, और एक, जल्दी नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक हमारे पास होती है मेमोरी सेल, यहाँ पर मेमोरी सेल, और एक होती है आपके पास प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा, ठीक। यहाँ पर प्लाज्मा सेल एक्टिव कर दी जाती है, इसके साथ इसका अटैचमेंट होता है एंटीबॉडीज के साथ। क्या कैसे होगा? ये क्रिएट कर देती है, क्रिएट्स एंटीबॉडी, एंटी, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडी कौन सी क्रिएट होगी? यहाँ आपको ध्यान लगाना पड़ेगा बात पर। एंटीबॉडी आती है आपकी IgM ज़्यादा, IgE कम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट एनकाउंटर में प्लाज्मा सेल एक्टिव होती है, ठीक है। दोनों में से पहले कौन एक्टिव होगा? ये एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव, ये एक्टिव हो गई, और ये नॉन एक्टिव है। ये क्या है? नॉन एक्टिव। ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये ध्यान रहा तो आप बात पकड़ लेंगे मेरी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सेम सेम बात आगे लेके चलिए। अब अगेन सेम पैथोजन, मतलब सेम एंटी पैथोजन का सेम रिलीजिंग। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पैथोजन ने, पैथोजन कुछ बना लो, बना लो पैथोजन को, लगेगा कि हाँ कुछ पैथोजन नाम की कोई बला है, ऐसा, ठीक है। तो ये पैथोजन नाम की कोई बला है, बढ़िया बन गया भाई, ठीक है। ये पैथोजन नाम की कोई बला है, और ये बला आपको जो है अपने अंदर से रिलीज कर रही है एंटीजन वगैरह। फर्स्ट काउंटर हुआ, बॉडी के अंदर घुसी और फर्स्ट रिस्पॉन्ड हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी में कलेक्शन हुआ। क्योंकि सबसे पहले एंटीजन का जो अटैचमेंट होता है वो बीटा लिम्फोसाइट से होता है। बीटा लिम्फोसाइट की टीएस सेल्स ने हेल्प करी, और जाके कॉन्टैक्ट हो गया इनका मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। तो फर्स्ट टाइम में प्लाज्मा सेल एक्टिव होती हैं, ये नॉन एक्टिव होती हैं। प्लाज्मा सेल क्रिएट करती है एंटीबॉडी जिसका नाम है IgM,
IgG, ठीक है, IgM IG, ठीक। चलिए मैं आपको समझाऊंगा कि इम्यूनिटी होती क्या चीज़ है ना, इम्यूनिटी क्या चीज़ है, मेनली इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, यहाँ पता होना चाहिए। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज कॉल्ड द एंटीबॉडी, यही होती है एंटीबॉडी, अभी मैं समझाऊंगा। क्या है, भूकंप आ रहा है क्या? ऐसा लगा मुझे भूकंप आ रहा है। भूकंप आ रहा है तो मैं खिड़की से कूद जाता हूँ, पहले कंफर्म तो हो, ये हाथ पैर तोड़वा लूँ अपने? नहीं। ऐसे, ठीक। अटैचमेंट हो गया बीटा लिम्फोसाइट का, सेम प्रोसेस है वही, ठीक है। और इस बार क्या होगा, TM सेल इसकी हेल्प करेंगे, सेल क्या करती है, सेल हेल्प करती है और सीधे एक्टिव कर देगी, एक्टिव ऑफ, एक्टिव ऑफ मेमोरी सेल, मेमोरी। इस बार डायरेक्टली मेमोरी सेल्स को एक्टिव किया गया, तो इसने क्या करा, क्रिएट्स, क्रिएट्स एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और कौन सी एंटीबॉडी इसने क्रिएट करी, IgM, इसने IgM को पकड़ा और IgM बहुत ज़्यादा बना दी इसने, कंपेरेटिव टू IG। पहली बार में तो IG, सॉरी उल्टा हो गया, IgM, जी पहले लिखो ना, जी लिख दो पहले। IgG बहुत ज़्यादा बन जाती है कंपेरेटिव टू IG, तो IgG ज़्यादा बन जाती है और IgM बहुत कम हो जाती है। पहली बार में IgM ज़्यादा होती है, दूसरी बार में IgG बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। अगेन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इसको लिखने की यहाँ पर इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर कर देंगे आप सेकेंड एनकाउंटर, सेकेंड एनकाउंटर, और ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड रिस्पॉन्स। बॉडी कुछ तो रिस्पॉन्स करेगी ना, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन। एंटीजन कैसा, ये बताऊंगा। एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, बीटा लिम्फोसाइट, ये भी होती है एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, अच्छा ध्यान रखिएगा, सेम सेम एंटीजन है ये, सेम एंटीजन होना चाहिए, अलग नहीं, सेम ही एंटीजन होना चाहिए और मॉस्किटो भी सेम होना चाहिए। इसने दूसरी बार सेकंड टाइम काम किया, पहले में इसने फर्स्ट टाइम काम किया। मच्छर सेम था, या मान लो कुछ भी एक सेम है, मच्छर भी कह सकते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोसेस हुआ। तो बात समझ आई कि नहीं, पूरी काट दी सारी, सब खेल समझने का बना दिया। ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, और ये ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, पूरा बात समझिए। एक पर्टिकुलर कोई इंसेक्ट मान लीजिए या फिर पैथोजन, तो पैथोजन क्या है, हो गया ये, मान लीजिए पैथोजन है, ये कुछ भी हो सकता है, मॉस्किटो भी हो सकता है, मलेरिया बना रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फिर माइक्रोब्स ने रिलीज कराया, और उसमें क्या, एंटीजन। एंटीजन जो होता है हमेशा प्रोटीनेशियस होता है, मतलब कि एंटीजन का मतलब ही प्रोटीन है। पहली बार क्या करा इसने, एंटीजन अपने अंदर से रिलीज करा, तो फर्स्ट इनकाउंटर करा बॉडी को, बॉडी को पता चल गया, तो बॉडी ने पहले रिस्पॉन्ड करा कि जो एंटीजन अंदर आया तो उसके खिलाफ बीटा लिम्फोसाइट को अटैच करा दिया, करा दी। इसकी हेल्प करी TS सेल्स ने, किस रूप में, कि वो दो चीज़ों से जाकर उसको मिलवाना था, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल एक्टिव हो गई और मेमोरी सेल पहली बार में नॉन एक्टिव है, जब फर्स्ट इनकाउंटर फर्स्ट रिस्पॉन्ड हुआ है। क्रिएट करा गया एंटीबॉडी, तो इसमें IgM ज़्यादा बनी और IgG कम बनी। सेम प्रोसेस, मतलब सेम एंटीजन दोबारा बॉडी में आया, दूसरी बार इस मच्छर ने काटा, 1 महीने 2 महीने या 4 दिन के बाद सेकंड एनकाउंटर हुआ, सेकंड रिस्पॉन्स हुआ, तो एंटीजन दोबारा एंटीबॉडी बीटा लिम्फोसाइट से जाके जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड द बीटा लिम्फोसाइट। क्या लोगों का मानना है सीधे TM सेल जुड़ती है, नहीं ऐसा नहीं है, बीटा लिम्फोसाइट जाके इसकी हेल्प करती है TM, और TM क्या करती है, एक्टिव करा देती है मेमोरी सेल्स को, जिससे क्रिएट होती है एंटीबॉडी। IgG बहुत ज़्यादा बनी, IgM कम बना, तो इसमें ना ग्राफ आ जाता है आपका, ग्राफ। देखो ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ आता है अबाउट, अबाउट IgM एंड
IgM और IgG का ग्राफ आ जाता है। ग्राफ आपको आना चाहिए बढ़िया तरीके से। देखो कैसे डिफरेंस भी आ जाता है इसमें, ग्राफ में डिफरेंस देखिए। जीरो डे, 14 डे, 28 डे, 52 या 54 डे, 52 डे, या मान लीजिए यहाँ पर कर दें 56 डे, या 42 कर दो, 42। ठीक है, ऐसे जोड़ते जाओ। देखो इसे बोलते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक अलग चीज़ हुई है, यहाँ से यहाँ तक अलग चीज़, तो बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या हुआ और सेकंड रिस्पॉन्स में क्या हुआ। फर्स्ट रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स क्या हुआ। लीड लगा के सुनिएगा, मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कान में कुछ ना कुछ लगाइएगा कि आपके पास उसको यूज़ करें। IgM पहले ज़्यादा है और IgG कम है। दूसरी बार में IgG ज़्यादा है और IgM बहुत कम है। और कम करो इसको, और ये बहुत ज़्यादा कम रहा है। ग्राफ बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो। 0 डे से IgM चला ऐसे, और ऐसे चल के ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे होके ऐसे यूँ गया। सेकंड 0 डे से IgG कम रहा, पहले कम रहा, सीधा उठा, काटो नहीं इसको, ऐसे उठा। फर्क है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, IgM ज़्यादा है और ये कम है। यहाँ पर IgG बहुत ज़्यादा है और IgM बहुत कम है। ठीक ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है, वो सेकंड रिस्पॉन्स है, वो फर्स्ट एनकाउंटर है, सेकंड एनकाउंटर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। ये क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। डिफरेंस देख लीजिए, इसका डिफरेंस के रूप में समझिए। डिफरेंस देखो, अगर आप डिफरेंस समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं। मैं कहूँ कि यहाँ पर हो रहा था फर्स्ट एनकाउंटर और यहाँ पर हो रहा था फर्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपकी IgM ज़्यादा है और IgG कम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी है, और बस ये हो गया ना। और डिफरेंस में आ गया ये, एक तो ये आ गया। अब इसको देख, मतलब ये आधा इधर आधा इधर में क्या आ जाएगा, ये सेकंड एनकाउंटर है, ये सेकंड रिस्पॉन्ड है, सेकंड एनकाउंटर और ये सेकंड रिस्पॉन्ड। इसमें क्या है, IgG बहुत ज़्यादा है और IgM बिल्कुल कम है। ठीक, और इसमें हाई इंटेंसिटी है। कैसी है, हाई इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए डिफरेंस है, खासा डिफरेंस इसे कहते हैं, डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर, IgM IgG। अब एक बात समझ लेंगे, हमारे पास ना अगर इम्यूनिटीज़ को देखना हो तो ये बात समझिएगा, ध्यान रखना है आपको कि IgM लार्जेस्ट है। या इसको अगले टॉपिक में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ से चलिए बात, इसको देख लो पहले। अब ये एंटीजन का किस्सा खत्म, आ गया। फिर इसको देख लो, ये तो बड़ा ही गजब है, इसके बिना तो आगे काम ही नहीं चलेगा। बुक में बता रखा साफ, पढ़ेंगे क्वेश्चन लगता है। फिर ये समझाया बॉडी के साथ हुआ क्या, तो लिखा था वो समझाया गया। के बाद ये दिखाया गया ग्राफ पर, क्योंकि नीट में ग्राफ आ रखा है, नीट में ग्राफ आया हुआ है। ठीक, अब इसी बात को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, इस बात को आगे क्या लेके चलना है, ग्राफ बता दिया बढ़िया करके। अब आप देखें, पानी देगा कोई, एक सेकंड में पानी के लिए बोलूँ, टॉपिक डाल देता हूँ तब। ठीक, तो हमारे पास अब देखें
यहाँ तक हो गया, एंटीजन पूरा प्रोसेस हो गया। आ जाइए अब एंटीबॉडी पर, इस पे आ जाए एंटीबॉडी, हेडिंग आ जाएगी अब एंटीबॉडी, एंटी, अब समझेंगे आप एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को समझिए, देखिए एंटीबॉडी क्या कहती है, एंटीबॉडी क्या है। पहली बात तो है इसको हम आई इम्यूनो ग्लोब्यूलिन कहते हैं, ग्लोब्यू इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी कहा जाता है, इसका शॉर्ट टर्म होता है आई जी, आप पढ़ते होंगे ना आई जी, इम्यूनो। अब ये है क्या, इसका नेचर होता है कैसा, ग्लाइकोप्रोटीनस नेचर होता है इसका, एक एंटीबॉडी का ना एक नेचर होता है, इट हैज़ द नेचर एंड द नेचर इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको किसी में नेचर नहीं पता चल रहा, लेयर नहीं पता चल रही, केमिकल नहीं पता चल रहा, ग्लाइकोप्रोटीन लिख सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं अंदाजा है, थोड़ा बहुत है तो एक अलग बात है, ठीक। और इट हैज़, एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइडिक के पास 4 पॉलीपेप्टाइडिक चेन है, जिसमें कि 2 हैवी चेन है एंड 2 लाइट चेन है, हैवी और 2 लाइट, ठीक है। 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। अब इसको आगे बढ़ाओ बात को, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंटीबॉडी जो होती है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, आईजी से डिनोट करते हैं, और नेचर कैसा होता है इसका, ग्लाइकोप्रोटीनस, और इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें कि 2 हैवी चेन रहेंगी और 2 ही आपके पास लाइट चेन रहेंगी। देखने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं डायग्राम में सब बता दूंगा, ठीक। थ्योरी मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, डायग्राम से सब हो जाता है, ठीक। पानी बोलेंगे भैया, पानी दे दीजिए, गला सूख रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे, अब देखिए मैंने कहा 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, इफ मेरे पास क्या है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, आपको पकड़ना है 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन, आपके सिलेबस में ये 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन में ही लाइट चेन आ जाएगा। 2 हैवी चेन में क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है बेस्ड ऑन हैवी चेन है, हैवी, और 2 इसके पास होती हैं लाइट चेन, होती हैं 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन, ठीक। 2 हैवी चेन में क्लासिफिकेशन दिया आपकी बुक में, डायग्राम भी दे रखा है, क्लासिफिकेशन भी दिया और डायग्राम भी दिया है, डायग्राम भी है। बेस्ड ऑन द हैवी चेन क्या क्या है देखिए, समझिए, 4 दिए हैं आपके पास, 4 से 5। क्या है पहला, एक को बोलते हैं हम जी, जी का मतलब होता है गामा, इसको बोलेंगे आप आई ई। एक होता है ए, इसको बोलते हैं आप अल्फा, हैं अल्फा, से आप लिखेंगे आई जी ए। एक होता है एम, एम म्यू, लिखते हैं आई जी एम। एक हमारे पास होता है डी, डेल्टा, आई जी टी लग रहा है, देख आई जी डी। और एक होता है ई, से बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब आई जी टी की परसेंटेज दी गई है, ये होता है 80 से 85%, ये होता है आपका 10 से, ये होता है आपका 1 से 5%, आपका 1%, आपका 1%, नीट में आ रखा है यहाँ से, ये वाले हिस्से देख लीजिए। अब आप इसका डायग्राम देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन देख लिया, अब आप डायग्राम देखेंगे। एंटीबॉडी डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक। आप ये देख लो पहले, पानी पी लूँ, कि हीट लगता है ना तो थोड़ा ब्लर हो जाता सब कुछ। गिर ना जा भाई, कैसे स्टूल रखा हुआ है?
देख लो और समझ लो बढ़िया करके, देख लो और समझ लो बढ़िया करके। खत्म है टॉपिक, आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा देर डीजल बोर्ड को देखते हैं ना, तो आंखों में ब्लरनेस आ जाती है, मतलब हीट लगती है ना बहुत ज़्यादा, रेडिएशंस का चल रही है। चलिए कोई नहीं, हमें पढ़ाना है, बढ़िया से टॉपिक ख़त्म करना है। नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डायग्राम देखिएगा जी। नाम के लिए हेडिंग डाला था हमने, कहाँ गया? हाँ, डाला तो था, कहाँ डाला? देखिए डायग्राम क्या है इसका। देखो डायग्राम क्या है, ध्यान से समझे। ये डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक के अंदर। तुलन कैसे आ गई? जैसे समझा दूंगा वैसे दिमाग में घुस जाना चाहिए। टर्मिनस, सी टर्मिनस, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस, और ऑल्सो द एन टर्मिनस एंड एन टर्मिनस। एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। पता नहीं कौन कॉल कर रहे हैं, नहीं रहे हैं। एक सेकंड। हेलो, क्लास लेंगे अभी, आधा घंटा पूरा लगेगा। चले अभी जाएंगे, अभी क्लास ले रहे हैं। आधे घंटे का टॉपिक है अभी। ओके, ये नंबर आपके पास कंटिन्यू है क्या? ओके, ठीक है। इमरजेंसी कॉल, ठीक है। हाँ जी, अपनी बात पर आए। मैं गैप लेता हूँ तो ऐसे लेता हूँ जी, ये मेरा गैप था। ठीक, देखिए दिस इज कॉल्ड दी एन टर्मिनस। ये क्या है? एन टर्मिनस, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस। और यहाँ लगा होता है एन एच टू, बाकी सब पर एन टर्मिनस एन एच टू ही हो। ठीक है,
इसे बोलते हैं आप सी टर्मिनस, सी टर्मिनस पर COOH लगा होता है, ये सी टर्मिनस, ठीक। ये भी एन टर्मिनस है, ये भी एन टर्मिनस है। अब दो चीज़ें आपको ना पढ़नी चाहिए जो बड़ी ज़रूरी हैं जी। हालांकि ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको समझ। देखिए इस पर एस एस लगा हुआ है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड। ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इज कॉल्ड दी डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जो आपको ये दिख रही है, ये वाली, इसे, इसको और इसको तो बोलते हैं लॉन्ग या फिर हेवी चेन, लॉन्ग या हेवी चेन। इसे और भी कुछ कहा जाता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट रीजन, ये नहीं बदलता। और इनको बोला जाता है, ये जो हैं इन्हें बोलते हैं आप शॉर्ट, या तो कह दो शॉर्ट या कह दो लाइट। शॉर्ट या लाइट चेन। और क्या कह सकते हैं, ये कैसी होती है, वेरिएबल, कैसी होती है, वेरिएबल रीजन, मतलब ये बदलेगा। ये कैसा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल रीजन है, ये बदलता है। बस यहाँ से इरेज कर दीजिए। ठीक है, ये सब लॉन्ग चेन में आएगा। ऊपर की जो है हेवी चेन्स हैं, उधर भी ऐसी होगा। तो मैं एक तरफ का बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ कुछ और लिखना आप लोग। ठीक, बस क्या करना है इसमें, ये आपका कांस्टेंट रीजन, हेवी चेन, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन हो गया। एन टर्मिनस, सी टर्मिनस, वेरिएबल। यहाँ पर दो चीज़ें तब समझ में आएंगी, पहले से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई ये एंटीजन था आपके पास, और एंटीजन के सामने इस तरीके से मान लीजिए आपने कुछ बना रखा था, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है, एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है, और ये उसका प्रोटीन है, ये उसका प्रोटीन है। मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा अभी। और ये आपके पास एंटीबॉडी थी, ये आपके पास मान लीजिए एंटीबॉडी है, ठीक। तो लिख लें पहले इसको, एंटीबॉडी कह दीजिए, तो बोल दीजिए एंटी और बॉडी। ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, दो चीज़ें और। एक होती है एपिटॉप, एक होता है एपीटॉप, और एक होता है पैराटॉप। एपिटॉप और पैराटॉप का मतलब क्या है, ये समझिए। ये तो आपके पास एंटीजन हो गया, और ये आपके पास हो गया का प्रोटीन, ठीक। तो अगर ये, कलर हटा दो इसका, अगर प्रोटीन इस तरीके से सरफेस रखे हुए हैं, इस तरीके से, ठीक है, प्रोटीन का ये सरफेस हो गया, प्रोटीन का तो ये सरफेस है, प्रोटीन का ये सरफेस है, ठीक है, पकड़ने के लिए। और एंटीबॉडी का कुछ ऐसे है, यूँ, एंटीबॉडी से यूँ समझ, ठीक है। दो चीज़ें पकड़ने और पकड़वाने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए एंटीजन का आगे का प्रोटीन ऐसे है, और एंटीबॉडी का आगे का हिस्सा ऐसे है। एंटीजन को अगर एंटीबॉडी पकड़ रही है ऐसे, तो एंटीबॉडी पकड़ रही है, एंटीबॉडी पकड़ रही है, याद रखिएगा। अगर 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 एंटीजन का ये हिस्सा है प्रोटीन वाला, जो आपको ब्लू कलर में दिखाया था, तो इसकी डेफिनेशन बदलेगी और इसको एपिटॉप पैराटॉप के नाम से कहा जाएगा, ठीक। तो ब्लू कलर में जो आ गया, एंटीजन से जो जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एंटीजन से, एंटीजन से। और ये क्या है, एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन का मुंह है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो उसको बोलूंगा एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीजन साइट, बोलेंगे आप एंटी बॉडी बाइंडिंग एंटीजन साइट, एंटीजन और साइट। ये वो जगह है जो एंटीबॉडी को पकड़ती है, एंटीबॉडी को पकड़ने वाली, इसको बोलते हैं एपिटॉप, एपिटॉप, एपिटॉप। एक हो गया एपिटॉप और एक हो गया पैराटॉप। तो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, येलो कलर में क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ रही है, एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी साइट। तो इसे बोलेंगे एंटी
एंटीजन बाइंडिंग, तो एंटीजन को पकड़ा जा रहा है ना, एंटीजन बाइंडिंग और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी साइट। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो दो चीजें आ जाती है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो अगर एंटीजन पकड़े किसी एंटीबॉडी को तो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीजन साइट, एंटीजन की वो साइट जो एंटीबॉडी को पकड़ रही है। और अगर एंटीबॉडी किसी एंटीजन को पकड़ रही है तो एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी साइट। तो उसको अगर एंटीजन वाला है तो एपिटॉप और एंटीबॉडी वाला है तो पैराटॉप। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। एपिटॉप का मतलब है एंटीजन वाली बात हो गया, और इसका मतलब हो गया एंटीबॉडी वाली बात। ठीक है, एंटीबॉडी वाली बात, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं अगर मैं आपको यहाँ से इसकी बाइंडिंग साइट दिखाऊं, मान लीजिए इसने इस तरीके से अपनी बाइंडिंग साइट खोली हुई है, तो ये क्या है? इसको आप क्या बोलेंगे? एपिटॉप, एपिटॉप। ठीक है, क्योंकि सॉरी, तो एंटीबॉडी है ना। ठीक, इसे आप क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए इसने, हाँ, इस तरीके से खोला हुआ है तो एंटीबॉडी है ना ये, तो इसे बोलेंगे आप पैराटॉप, पैरा। ठीक है, अब ये पैराटॉप क्या होती है? ये वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल। अच्छा, पैराटॉप क्या होती है? ये तो एंटीबॉडी है ना। पैराटॉप क्या होती है? पैराटॉप वेरिएबल क्या होगा कि किसी भी एंटीजन को पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके के हमारे पास पैराटॉप्स होते हैं एंटीबॉडी के। तो एपिटॉप, आपको पैराटॉप जो है वो वेरिएबल होती है। कैसे? वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है ना, तो पता होता है कि किसको पकड़ना और किसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, ये आपके वेरिएबल होते हैं। कॉल द पैराटॉप, कॉल दी पैराटॉप। किसको पकड़ेगा? ये पकड़ेगा आपके एंटीजन को। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब मैं आपको दो चीज़ें और बताऊं, यहीं पर बता देता हूँ। दो पॉइंट्स के रूप में नोट डाल लेंगे आप, डाल के लिख सकते हैं क्या कि IgM लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, कांट पास ऑफ प्लासेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। और कैसी होती है ये? तो दूसरी ये कैसी होती है? ये होती है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट होती है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? ऐसे बनी होगी, देखिए, एक, दो, तीन, चार, एक, तीन, चार, और ये पांच, इसे पेंटावेलेंट कहते हैं। तो इसमें पांच बने हुए हैं इस तरह। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, नोट डालकर एक और बात आ जाएगी, IgG की। IgG क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, और कैन पास प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ये कैसी बनती है? बस सिंपल, ये कैसी है? बाइवेलेंट है। क्या है? बाइवेलेंट है, ये क्रॉस करते हैं। ये है ना, सबसे क्रॉस कर दे। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और एक होती है आपके पास IgE, IgE एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी रिस्पॉन्स, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स करती है। IgA फ्लूइड में होगी, में होगी, फ्लूइडिटी में हो रही, और स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। कैसी? कैसी स्पेसिफिक? डाई बाइवेलेंट होती है। कैसी होती है? डाई बाइवेलेंट, डाई बाइवेलेंट होती है, विद प्रोटीन, विद प्रोटीन जंक्शन, के बीच में प्रोटीन का जंक्शन लगा होता है। ठीक है, फ्लूइड मिलती है ना कोलेस्ट्रम में, कैसे दिखाई देगी? के बीच में एक प्रोटीन का लेयर होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन और जंक्शन, और जंक्शन सीरम वगैरह में या फिर फ्लूइड वगैरह में दिखाई देगी। ठीक, अगर आपको मेरी ये बातें याद हैं तो आप जीत जाओगे। ठीक है, आप जीत जाओगे।
ठीक, क्योंकि यहीं पढ़ा है तो यहीं बताया, यहीं पढ़ा है तो यहीं बताया, बाकी आपको दिख रही है कि मैंने बता दिया। अब मेरी बात आगे समझिए। ये एंटीबॉडी पढ़ लिया। अब एंटीबॉडी पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊं कि डिफरेंस क्या होता है, मतलब एंटीबॉडी आपकी कितने टाइप की होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेजर टाइप ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मेजर टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के टाइप बताएं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एंटीबॉडी के टाइप क्या हैं, कितने, 2 टाइप्स होते हैं, कितने, चलिए 2 टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप पर आइएगा। एक को बोलते हैं हम HM, एक को बोलते हैं HMR, और एक को आप कहते हैं, सेकंड हमारे पास हो गया MI। इसको आप HMI कह सकते हैं, तो आप बीटा लिम्फोसाइट MI कह सकते हैं, तो आप AMI भी कह सकते हैं। और CMI को मेन नाम जो हो गया मैं अंडरलाइन कर दूंगा आपके लिए, 1 और 2 बुक जो बताती है इन दोनों नामों को, NCERT बता रही है, लेकिन क्वेश्चन तो आपका किसी भी नाम से आ जाएगा, ठीक है। CMI के लिए अगर आप लें, CMI को आप T लिम्फोसाइट और MI भी कह सकते हैं। ऐसा हो गया नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा लिखा हो तो दूसरा नहीं क्या समझ में आएगा। T लिम्फोसाइट और बाबा T T लिम्फोसाइट मीडिएटेड, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम है इनके। अब इनको कैसे क्लासिफाइड करा गया है, देखिए मैं बताऊं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पहली क्या है, पहली क्या है, एक आपके पास है ओरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इमोरल सीताराम, ठीक है। देखिए कैसे है, ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कह दो फर्स्ट पार्ट में, और इसके पार्ट में कह दो आप, क्या कह दो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड। और ठीक है, और करके लिखेंगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चल एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, चल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको आप और करके लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, और करके लिख सकते हैं आप बीटा लिम्फोसाइट मीडिएटेड। आप इसे और करके लिख सकते हैं एंटीजन, एंटीजन मीडिएटेड, ठीक है। ये सब नाम इसी के, शॉर्ट टर्म में लिखेंगे आप तो शॉर्ट टर्म में इसके नाम बदल जाएंगे। जैसे इसको आप क्या बोलेंगे, इसे आप HM क्या बोलेंगे, HMI, इसे आप बोलेंगे B क्या लिम्फोसाइट, और MI कह देंगे, AM, सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे T, अब ध्यान रखेंगे बात, अब जो मैं बोल ध्यान देंगे, देखिए ये जितनी भी हैं ये सबके सब प्रेजेंट होती
प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी, पहली बात तो ये हो कि बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है। टारगेट क्या होता है इनका? टारगेट होता है जी क्या, एक तो मेमोरी सेल, याद आया, और दूसरा प्लाज्मा सेल। मेनली क्या है, मेमोरी। ठीक, अच्छा इनको देखोगे का टारगेट, टारगेट कह दो या फंक्शन कह दो, इनका टारगेट या फंक्शन, क्या टारगेट फंक्शन होता है इनका? टारगेट फंक्शन होता है कि रिस्पॉन्सिबल या एक्ट एक्ट इन एक्ट इन टिश्यू ग्राफ्टिंग, आपकी बुक में दिया हुआ है टॉपिक, ग्राफ्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांस बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेल की तरफ ज़्यादा फोकस करना। टिश्यू ग्राफ्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दिस वन इज अ क्वेश्चन वी हैव, कि आपकी जो टीएमआई या सीएमआई है, टीएमआई या सीएमआई जो आपके पास है, इससे क्या मतलब है? तो टॉपिक आ जाएगा टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मेथड। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं लिख दी मैंने इसमें, ठीक है, जो पढ़ा आपने बस उसको मैंने एनलार्ज करके लिखा है, बस इतना है। ठीक, जितना लिखता हूँ उतना ही दिमाग में रखना, उसी से क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक, देखिए क्या है, टॉपिक आ जाएगा आपके पास टिश्यू ग्राफ्टिंग। टिश्यू ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इसका क्या मतलब है सीएमआई से? इसका डायरेक्टली मतलब क्या है सीएमआई से, समझाता हूँ। टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड चीज़ों को मिटाने लगा, इसका मतलब ज़्यादा हीट कर गया। हाँ तो हमें हो गया ना, 1 घंटा हो गया क्लास लेते हुए। देखो टिश्यू ग्राफ्टिंग या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहली बात क्या है कि हेल्प्स इन हेल्प्स सीएमआई और टीएमआई। अब आप समझ जाएगा ना सीएमआई टीएमआई का मतलब क्या है। सीएमआई एंड टीएमआई रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांस कैसे, हाउ? देखिए जब आप किसी का ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति की किडनी दूसरे व्यक्ति में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, है ना। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक श्योर कि दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी टेस्ट क्या बैलेंस इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी ला रहा है कि नहीं ला रहा, मतलब कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का किडनी सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए सीएमआई और टीएमआई, सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कंपेटिबिलिटी टेस्ट के रूप में। अगर वो टेस्ट पूरा प्रॉपर तरीके से हो रहा है और सामने वाले की बॉडी उस किडनी को, दूसरे व्यक्ति की किडनी को अगर एक्सेप्ट कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप पहले 3 टेस्ट करेंगे। तीनों टेस्ट अगर पूरी तरीके से सक्सेस हैं और कुछ दिन तक उसको छोड़ने के बाद उसने कोई रिएक्ट नहीं करा कि इम्यूनिटी का मतलब चल रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये पर्टिकुलर दूसरे व्यक्ति की किडनी है, तो ये किडनी हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया। इस व्यक्ति की किडनी अगर इस व्यक्ति में आपको डालनी है, ट्रांसप्लांट करनी है, तो ट्रांसप्लांट करके जब आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि दूसरे ऑर्गन के खिलाफ इसकी बॉडी इम्यूनिटी पैदा कर ले।
जहर बना देगी पूरी बॉडी में। तो ये ऑर्गन ही जहर बना देगा या बॉडी जहर बना देगी, और दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट ना करें, इसलिए दोनों के बीच में 3 तरीके के टेस्ट होने ज़रूरी हैं। ऑर्गन और दूसरे बॉडी के बीच में 3 टेस्ट होने ज़रूरी हैं। अगर वो टेस्ट नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट का नाम ही होता है टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो मेजर रूल है, जो मतलब एक तरीके से ऑपरेशन है। बायोप्सी जो करी जाती है, तो बायोप्सी में भी होता है कि किसी का टिश्यू निकाल कर देखा जाता है उसमें क्या बीमारी है, और उस टिश्यू से हम ये भी चेक कर लेते हैं दूसरे बॉडी की टिश्यू निकाल कर, दोनों टिश्यू को एक साथ रखें, कंपेटिबिलिटी टेस्ट पता चल जाता है। तो 3 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, और उन टेस्ट के अंदर मेजर जो रोल होता है वो CMR TMI का होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगा। नहीं तो दूसरे की बॉडी उस ऑर्गन के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लेगी और अपनी बॉडी में ही जहर बना लेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, मर भी सकता है उससे इंसान, पॉइजन क्रिएट हो जाएगा ना। तो रिस्पॉन्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ग्राफ्टिंग बायोप्सी मेथड ऑल्सो क्या है, देखिए। तो 3 टेस्ट होते हैं, फॉलो 3 टेस्ट फॉर कंपेटिबिलिटी एंड मेंटेनेंस या बैलेंसिंग और एक्सेप्टेंस एनदर ऑर्गन, किसी दूसरे के ऑर्गन को, एनदर्स ऑफ एनदर्स ऑर्गन को, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। क्या करेंगे? 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को सही से समझ। देखिए, कुछ भी करना हो बॉडी में किसी की, कुछ भी आपको चेंज करना हो, तो सबसे पहले टेस्ट जो किया जाता है तो आपको पता है ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा। उस ब्लड ग्रुप में आप एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का कंपेटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। कंपेटिबिलिटी टेस्ट करें। अगर ये टेस्ट टेबल हो गया तो पहला स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे? दूसरे में हम करेंगे सप्रेसिव टेस्ट। सप्रेसिव कंपेटिबिलिटी टेस्ट। कंपेटिबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप यहाँ यूज करेंगे साइक्लोस्पोरिन और कोलेस्ट्रॉल। साइक्लोस्पोरिन एंड कोलेस्ट्रॉल। साइक्लोस्पोरिन और कोलेस्ट्रॉल, ये 2 चीज़ें यूज करी जाएंगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, अगर सामने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी को धीमा नहीं किया जाएगा तो ऑर्गन को बाहर से देखते ही, एक्सेप्ट करते ही तुरंत रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इम्यूनिटी बाहर की हर चीज़ उसके लिए पैथोजन है, वही एंटीजन है। वो पागल हो जाएगा बॉडी को देखते, मेरी बॉडी में दूसरे का ऑर्गन कर क्या रहा है। तो आपकी बॉडी या जिस बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा होगा, तो वो इतना ज़्यादा अपने अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा कि जहर बना देगा, ऑर्गन को बाहर फेंक देगा, मतलब रिजेक्ट कर देगा। तो सप्रेसिव कंपेटिबिलिटी टेस्ट, उसको सप्रेस कर दिया जाता है ऑर्गन के अगेंस्ट जो बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करना चाह रही है, उसको धीमा कर दिया जाता है। उसके लिए साइक्लोस्पोरिन और कोलेस्ट्रॉल को चेक करते हैं, उसको ही डाला जाता है, यूज़ किया जाता है। 2 चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, एक को बोलते हैं MCH, एक का नाम होता है MCH, ठीक है, 1 2 और MCH का मतलब MCH का मतलब क्या है? मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन। इसका नाम ये है। MCH का मतलब क्या होगा कि मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स एंटीजन, तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स और एंटीजन। अब ये है क्या भला? इसमें क्या है कि हम दूसरे के ना स्पेसिफिक सेल और नॉर्मल सेल्स के बीच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है MCH1, एक होता है MCH, ठीक है। और इसी में एक पार्ट और होता है, उसको बोलते हैं HLA। HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट
लिख देते हैं ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये सब टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। मैं जो भी लिखा है वो सब टेस्ट के रिगार्डिंग लिखा है, ये सब के सब टेस्ट हैं। MCH आगे ना, ये दो पार्ट आगे, MCH1 और MCH2, ठीक है। और एक हो गया HLA, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट मेजर हिस्ट्री। अच्छा, नाम याद रखिएगा। अब इसको पढ़ लीजिए आप, MCH1 क्या है और MCH2 क्या है, देखिए समझिए। दोनों MCH के पार्ट हैं, तो MCH1 का मतलब है फॉर ऑल टाइप, फॉर ऑल टाइप सेल कॉमन इम्यूनिटी प्रेजेंट टेस्ट। इस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन, मतलब वही कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के लिए। कोई भी सेल आप बाहर से लेकर आएंगे तो नॉर्मल टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, मतलब कॉमन सेल एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं, ठीक। और एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट स्पेसिफिक सेल, ठीक है। लिखिए जरा क्या है, जैसे आप लिखेंगे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स नर्व सेल की बात हो रही है, पूरा मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और जितनी भी क्लास्ट हैं, जितनी भी ब्लास्ट हैं, जितनी भी साइट है वहाँ प्रेजेंट होगी, उन सब के बारे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तभी समझिएगा कि टिश्यू ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर ये सब पूरे टेस्ट, तीनों टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो पाते हैं तो तभी आप समझें कि आपने अच्छे से आप ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो ट्रांसप्लांट करना भूल जाइए आप, ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। पार्ट हो गए सर, ठीक। है आसान, आप आराम से कर सकते। फॉलो 3, ठीक है, कर देंगे आप। तो यहाँ जो आपका टॉपिक है हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। आज हमने काफ़ी टॉपिक्स देखे, सारे के सारे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या कर लिया हम लोगों ने। तो हमने जो है चैप्टर के यूनिट 2 को देखा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर है। और आज हमने देखा इम्यूनिटी को, फाइट वगैरह सब करती है अगेंस्ट क्लासिफिकेशंस, इनेट और एक्वायर्ड। हमने मेनली आज 3 चीज़ों को देखा है, इनेट इम्यूनिटी का और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो कॉमन है। इनके 3 चीज़ें, एक फर्स्ट लेन ऑफ डिफेंस देखा, सेकंड लेन ऑफ डिफेंस देखा और थर्ड लेन ऑफ डिफेंस देखा। ये 3 ही आज हम देख पाए, ठीक। हेडिंग हमारी यही थी ना, इसलिए। और आपको मैंने ये चीज़ बता दी, बहुत ज़रूरी है। ये तो अपने आप में बड़ा टॉपिक रहा है ना। और आंसर्ड हो गया, आंसवर्ड, आंसवर्ड, डन, ठीक है, 100%। तो फर्स्ट लेन डिफेंस बता दिया, फिजिकल फिजियोलॉजिकल। सेकंड लेन डिफेंस सेल्यूलर, साइटोकाइन, इन्फ्लामेशन, फीवर, ये हमारे सारे हो गए। उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मैंने, है आसान, बिल्कुल आसान, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर, एकदम क्लियर। देखते जाओ, एक बार सेट कर लो ब्रेन में। इनेट इम्यूनिटी आया, लेन डिफेंस स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये बता दिया आपको इन्फ्लामेशन, उसके बाद फीवर बता दिया, उसके बाद साइटोकाइन बता दिया, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़िया बता दिया, एंटीजन वहाँ बताए, बाद आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीजन के रिस्पेक्ट में बता दी। फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकंड सेल्फ नॉन सेल्फ तरीके से बॉडी में एक्ट करता है। और फिर इसका ग्राफ बताया, नीट में यहाँ से क्वेश्चन रखा है। और एंटीजन आपको एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी हो गया, तो एंटीबॉडी मैंने 5 बता भी दिए और इनके बीच का डेटा बता दिया। एनसीईआरटी से बाहर का है लेकिन पता होना चाहिए, तो दिक्कत। एंटीबॉडी आपको बना के बता दी। और एपिटॉप पेराटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दी मैंने आपको। उसके बाद टाइप ऑफ एंटीबॉडी बता दी, 2 तरीके की एंटीबॉडी होती है। क्लास में ये पढ़ना जरूरी है आपको, बहुत बढ़िया। टिश्यू ग्राफ्टिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, 15-16 स्लाइड्स आप लोगों ने करी हैं। थैंक यू मच, ठीक है, कि आपको बेहतर चीज़ समझ जाए और बेहतर चीज़ समझ, ठीक है। चलिए क्लास, आज की क्लास बहुत सुंदर रही और बहुत सलीके से रही, बड़ी शांत तरीके से रही, नॉलेजेबल रही। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को बार बार देखें
क्यों? क्योंकि अगली क्लास इससे भी डेंजरस होने वाली है और आगे के जो चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो चैप्टर इस चैप्टर को डायरेक्ट लिंक करते होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ सीक्वेंस में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।